रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं नाउ। वी आर स्टार्टिंग आवर पी ब्लॉक जो कि क्लास 12 का पार्ट है। ओके, 12 का पार्ट है, तो यहाँ पे अभी वन बाय वन देखेंगे। तो बेसिक जो चीज़ें हमारे थी एज इट इज रहेंगी। फॉर एग्जांपल 13 14 15 16 17 18 पूरा पी ब्लॉक हो गया ये। आउटरमोस्ट शेल सॉरी, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6 पी ऑर्बिटल में। और उसी के हिसाब से हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखते हैं। तो +3 +4 ये थेरोटिकल है, ठीक है। प्रैक्टिकल तो होते नहीं, हमें मालूम है प्रैक्टिकल तो ये कम ज्यादा होते हैं। नाउ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे डिपेंड रहती है? तो ऑब्वियसली कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने देने ऑक्टेट नंबर पे डिपेंड रहती है। ओके, तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, जनरल इंफॉर्मेशन है। थेरोटिकल पूछा जाए तो ये वैल्यूज रहती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल तो ऑब्वियसली नहीं रहती। नाउ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो यहाँ तक तो हमने डिस्कशन पहले भी किया था। नाइट्रोजन फैमिली, अब ऑक्सीजन फैमिली -2 बहुत कॉमन रहता है, उसके बाद +2 एंड +4 ये दो है। फ्लोरीन या हैलोजेंस मोस्ट कॉमन -1, उसको छोड़ के बाकी भी हमें दिखाई देते हैं। इवन +7 भी दिखाई देता है, +7 भी दिखाई देता है। नेक्स्ट ये तो नोबेल गैस का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जनरली जीरो, जीरो को छोड़ दिया जाए तो 2 4 6, तो ये तो अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर हम थोड़े से जो बेसिक चीज़ है उसको अगर पकड़ने का ट्राई करें या क्लास 11 का यहाँ पे एप्लीकेशन करने का ट्राई करें तो क्या होगा? देखो अभी ये नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकार, जो आपकी मेथड है याद रखने के लिए। एटॉमिक नंबर टॉप टू बॉटम ऑब्वियसली इंक्रीज होते हैं, तो यहाँ पे सीक्वेंस में इंक्रीज होगा, नो इश्यू। एटॉमिक मास भी इंक्रीज होगा, तो कोई उसमें भी ये नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दिया, एक सीरीज के हिसाब से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये सेकेंड सीरीज का है नाइट्रोजन, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड में आएगा, ठीक है। ये थर्ड सीरीज का है तो 3 में आएगा, फोर्थ सीरीज का 4 में, 5 में एंड सो ऑन। पी ब्लॉक का है, नाइट्रोजन का है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो हर बार आप देखो पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। ओके, ये चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर निकालना है तो हम शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। कौन से ग्रुप में, सपोज इसका निकालना है, बिस्मथ का निकालना है, तो कौन से ग्रुप में है? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने रहेंगे? आउट टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में, 2p में, 3p में। तो ऐसे हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अगेन टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाउंडेड नहीं रहते, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना इजी रहता है। ये हमारी सोच है, यह टेंडेंसी है, जो टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। सेम है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, ठीक है। देन फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड के लिए हमेशा ज्यादा रहता है, थर्ड के लिए और ज्यादा। ये भी सीक्वेंस कंटिन्यू है। ओके, ये भी सीक्वेंस कंटिन्यू। और एक चीज यहाँ पे नोट डाउन करने जैसी, या एक एक्स्ट्रा की चीज यहाँ पे इतनी होती है कि नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उससे एक एक्स्ट्रा की स्टेबिलिटी मिलती है। और इसका रिजल्ट ये है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। देन कंपैरेटिवली सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली इजी रहता है, अंदर थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए तो फिर कंटिन्यूएशन तो रहेगा। तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये और एक चीज़ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन से पहले अगर हम बात करें कार्बन नहीं होता, हाँ कार्बन ही होता है, कार्बन नाइट्रोजन है ना, ऑक्सीजन। पहले वाले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बाद वाले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बेसिकली हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो नाइट्रोजन ग्रुप के हिसाब से बात करें तो कार्बन ग्रुप से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ग्रुप से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। टॉप टू बॉटम अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड डिक्रीज, ये हमारी टेंडेंसी या एक पीरियोडिक ट्रेंड है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन्स को पुल नहीं कर पाता, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे हमें दिखाई देती है। अब आपको याद क्या रखने हैं, यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखो तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ठीक है। देन फास्फोरस का नंबर आता है, देन आरसीएम का। तो आरसीएम वगैरह बाकी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? नेक्स्ट पॉइंट, कोवैलेंट रेडियस। अब ये एटॉमिक साइज पे ही डिपेंड रहता है, तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, कोवैलेंट रेडियस इंक्रीजेस एज वेल एज आयनिक रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है। देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, डिफाइन करना मुश्किल है। यहाँ पे आप टेंडेंसी देख सकते हो, इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, अगेन यहाँ पे इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, तो इरेगुलरिटी थोड़ी सी होगी ही होगी। ओके, नेक्स्ट डेंसिटी के बारे में देखोगे तो जो हमने स्टार्टिंग से देखा है, यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस थे सिर्फ, नहीं तो टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीजेस, ये हमने अभी तक पूरा देखा है। ओके, तो ये एक फैक्टर है
हालांकि ये फिजिकल फैक्टर है, लेकिन ये बहुत अच्छा से काम कर रहा है। डेंसिटी टॉप टू एटम इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। ओके, बहुत बार डेंसिटी पे क्वेश्चन आया है अभी तक जानबूझ के, क्योंकि उसमें थोड़ी सी रेगुलरिटी हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे अभी, लेकिन वन बाय वन अभी पॉइंट्स को देखो। सो फर्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो हमने देख लिया कि थोड़ा सा अभी तक हमने जो देखा है ये वाला पार्ट एलिमेंट के बारे में देखा है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये जब एलिमेंटल फॉर्म में रहते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, तो थोड़ा सा इरेगुलर है। अब हम जो स्टडी कर रहे हैं, ये जो चार्ट है ये हाइड्राइड का चार्ट है, इसको भूलना मत। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमेशा देखना कि आपको हाइड्राइड पूछा गया है कि सिर्फ ग्रुप के बारे में पूछा गया है, 15-16 ग्रुप। ओके, एक चीज। सेकेंड चीज, अब हाइड्राइड में होता क्या है, हाइड्रोजन के कंपाउंड सारे एलिमेंट्स को ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में रहेगा, -3+1, नाइट्रोजन के लिए +1, 3 सॉरी हाइड्रोजन के लिए +1, 3 हाइड्रोजन +3 हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट देखोगे तो फिर से हमें फिजिकल प्रॉपर्टी इरेगुलरिटी देखो, डिक्रीज हो गया देन इंक्रीज हो गया, इरेगुलरिटी है, यहाँ पे भी सेम इरेगुलरिटी है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को निकालना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट, डिस्टेंस के बारे में बात करें, इसको निकालना ईजी है, डिस्टेंस निकालना बहुत ईजी है। देखो, कोई भी अगर हाइड्राइड का कंपैरिजन करना है तो हाइड्रोजन तो फिक्स रहेगा ना, उसकी साइज चेंज थोड़ी ना होगी। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन एटॉमिक साइज टॉप टू एटम इंक्रीजेस हमें मालूम है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन साइज ऐसी है, और यहाँ पे अगर एसडी के बारे में बात करें तो ये बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, तो एटॉमिक्स ये जो डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ है, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बहुत कम रहेगा। इसका रीज़न रहता है कि नाइट्रोजन की साइज। ठीक है, तो नाइट्रोजन की साइज कम है इसलिए बॉन्ड लेंथ कम है, और बाद में जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ आप देख सकते हो इंक्रीज होते जाता है कंटिन्यूअसली। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि बिस्मथ इतना बड़ा है कि उसके साइड में हाइड्रोजन है नहीं है समझ में भी नहीं आता। ठीक है, तो ये तो बनाता भी नहीं है, स्टेबल भी नहीं होता, तो ये एक रीजन है। नेक्स्ट, बॉन्ड एंगल के बारे में अभी देखो। नाउ ये NH3 है, मतलब नाइट्रोजन एक जगह पे एंड देन 3 हाइड्रोजन, 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन। ओके, अब यहाँ पे ये बॉन्डिंग का एंगल हमें फाइंड आउट करना है, एंड देन मैं SB का एक एग्जांपल लेता हूँ, ये SB है और यहाँ पे 3 एटम्स है। ओके, तो होता क्या है ना, ये एटम्स हाइड्रोजन के इतने छोटे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मिलता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन ना के बराबर होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन लगभग ना के बराबर होता है, तो ये नज़दीक आ सकते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं क्योंकि रिपल्शन नहीं होता। ओके, वेराज यहाँ पे एरिया बहुत छोटा है ना, इतना देखो एरिया बहुत छोटा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन होता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि ये हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, और दूसरे से दूर चले जाएंगे मतलब बॉन्ड एंगल बड़ा होगा। तो देखो, पहले बॉन्ड एंगल बढ़ा है, देन कम हो गया, देन और कम हुआ, एंड देन और कम हुआ। इसका रीजन क्या है, तो ये एटॉमिक साइज, एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, repulsion between the hydrogen decreases, and as repulsion decreases bond angle decreases। तो ये बॉन्ड एंगल के बारे में है, इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले भी। ओके, सिर्फ नाइट्रोजन के लिए नहीं, सब इसमें ये प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, तो ये बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर ये कंपाउंड बनना है, अगर हम इसको प्रिपेयर करें तो कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, या बाहर मतलब एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक क्या होता है। अब ये रिएक्शन के लिए N2+H2 हैबर्स प्रोसेस सबको मालूम है, ये रिएक्शन करनी पड़ती है, एंड देन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये है कि ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ओके, अब ये यहाँ पे बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है हमें, बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है। ओके, तो ऑब्वियसली ये PH3 रिएक्टेंट के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा हाईएस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, क्यों ऐसे कह रहा हूं, देखो ये ऐसे हो रहा है ना, डेल्टा एच कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, और यहाँ पे जो डिफरेंस है यही तो डेल्टा एच होता है। यहाँ पे नेगेटिव डेल्टा एच का मतलब क्या है, ग्राफ कैसे है, ऐसे है ना ग्राफ, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। मैं अमोनिया के लिए ऐसे कह सकता हूँ कि प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, लेकिन NH3 के लिए ये वैल्यू देख के मैं ये नहीं कह सकता कि प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल नहीं, प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टिव है एंड रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है।
ओके, ये वैल्यू से ये भी हमें इंफॉर्मेशन निकल के आती है। नेक्स्ट आप अब स्टेबिलिटी देखोगे तो ऑब्वियसली डेल्टा एच की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ओके, चीजें कोरिलेट हो रही है। आई होप ये चीजें आपको कोरिलेट हो रही होंगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब बॉन्ड को ब्रेक करना। ओके, बॉन्ड को ब्रेक करना। नाउ अगर ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी तो लगेगी, ठीक है। बाद में ये थोड़ा सा लेस स्टेबल है तो कम एनर्जी लगेगी, और कम एनर्जी और कम एनर्जी, और ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसको ब्रेक क्या करो। तो चीजें इंटरलिंक्ड करो और इजी हो जाएंगी। इंटरलिंक्ड अगर करना मुश्किल जाए तो मतलब इंटरलिंक ना हो पाए तो मुश्किल है फिर। ओके, इस पे किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज रिपीट करनी है तो बता दो। नो क्वेश्चन, ओके। ना अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, व्हाट इज मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट खुद का करता है ऑक्सीडेशन, राइट, खुद का करता है ऑक्सीडेशन। नाउ मुझे एक चीज बताओ, ऑक्सीडेशन हम किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को बाहर देना मतलब ऑक्सीडेशन, कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना मतलब ऑक्सीडेशन? हाइड्रोजन के हिसाब से ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन को लेना या हाइड्रोजन को देना? हाइड्रोजन को देना। हाइड्रोजन को देना मतलब ऑक्सीडेशन। क्या ये सब इससे एग्री है? ओके, सो टू गिव हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन को देना, इसका मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया। चलो, इसमें से कौन हाइड्रोजन को इजीली देगा? आउट ऑफ ये जो आपको लिस्ट दी है, इसमें से हाइड्रोजन कौन देगा? अब लॉजिकल सबको समझ में आता है कि ये बीच में तो होंगे नहीं, आइदर अमोनिया होगा नहीं तो ये सर बिस्मथ। यस, बिस्मुथ। बिस्मथ इजीली हाइड्रोजन को देगा, राइट। बिस्मथ इजीली हाइड्रोजन को देगा मतलब खुद का ऑक्सीडेशन, दूसरे के कंपाउंड में हाइड्रोजन की एडिशन मतलब रिडक्शन। ये बिस्मथ दूसरे का रिडक्शन करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? इसका मतलब है बिस्मथ हाइड्राइड। समझा कि नहीं समझा बाकी लोगों सर बिस्मुथ हाइड्राइड तो ऑक्सीडेटिव एजेंट होगा ना, को? ओके, स्टेप बाय क्योंकि स्टेप उसका रिडक्शन हुआ ना। स्टेप बाय स्टेप देखो। लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब व्हाट? लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब व्हाट? ऑक्सीडेशन की ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ओके, सो फर्स्ट, तो जब ये बिस्मथ BiH3 सपोज ऐसे हो गया, बिस्मथ H2 हो गया प्लस H प्लस एंड B माइनस, तो यहाँ पे ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन। दूसरे कंपाउंड का क्या हुआ? रिडक्शन। रिडक्शन। तो हम बिस्मथ को हम करेक्ट है, करेक्ट। आई होप ये सबको क्लियर हो गया। क्वेश्चन ऐसे आते हैं थोड़े से जानबूझ के ये करते हैं, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जाना। ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बता पाओगे? डाउन द ग्रुप ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज तो बढ़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीजेस। डिक्रीज होगी। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना? ठीक है, क्रॉस चेक करो अपने आंसर्स को। हाँ, डिक्रीज होगी क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा।
Because of the extra stability of half-filled p orbital, electronic configuration and smaller size, the ionization enthalpy of the group 15 is dash dash than that of group 14. ग्रुप 14 के हिसाब से आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 की क्या होगी, कम या ज्यादा? ज्यादा होगी सर। ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि साइज कम है, बहुत सारी चीजें हैं, हाफ फील्ड है तो उसको इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। ओके, नाउ जो हमने अभी तक देखा था ना एटॉमिक रेडियस और ये सारी चीजें, सिर्फ ग्राफिकली निकाले मैंने, ग्राफिकली निकाले, बाकी कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक साइज तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है, ओके, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज है ना थोड़ा सा, एक नाइट्रोजन के बाद सडन इंक्रीज, देन एक छोटा सा इंक्रीज, देन फिर से इंक्रीज, एंड देन बाद में इंक्रीज। तो ये कम ज़्यादा इंक्रीज तो ये तो चलता रहता है, क्योंकि ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी रहते हैं, देन मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के फोर्सेस भी रहते हैं, शील्डिंग डी शील्डिंग भी रहता है, एंड देन पीरियोडिक टेबल भी बीच में आ जाता है, मतलब डी ब्लॉक एफ ब्लॉक भी बीच में आ जाता है, तो ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी कंटिन्यूसली टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, हमने जो सीक्वेंस देखा था इसमें भी थोड़ी सी इरेगुलरिटी नहीं बोल सकते, एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है ये, ठीक है, फ्लक्चुएशन रहते हैं, डेंसिटी इंक्रीजेस, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन तो रहेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो बेसिकली ये ग्रुप बहुत कंटिन्यूएशन दिखाता है। देन नाइट्रोजन फैमिली का दूसरा नाम पिनकोजेंस भी कहते हैं इसको, ओके, पिनकोजेंस कहा कहते हैं, कुछ जगह पे निकोजेंस, मतलब पी साइलेंट रखते हैं, निकोजेंस भी कहते हैं, तो ये एक दूसरा नाम है उसका नाइट्रोजन फैमिली का, ये भी याद रखना इस चीज को। ओके, ना नाइट्रोजन के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें, N2 78% बाय वॉल्यूम एटमॉस्फेयर में तो मिलता है, एंड फॉस्फोरस डज नॉट ऑकर इन फ्री स्टेट, तो N2 तो फॉस्फोरस तो फ्री स्टेट में मिलता ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक ये ऑक्साइड या बाकी के कंपाउंड में मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने देख ली, एटॉमिक रेडियस टॉप टू एटम इंक्रीजेस, ये भी देख लिया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी देख लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्वियसली पूरा ग्रुप नॉन मेटेलिक है तो ऊपर तो नॉन मेटल रहेंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होती जाएगी, ओके, तो बिस्मथ मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है, डाउन द ग्रुप ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। तो ये दोनों नॉन मेटल्स है, ये एम्फोटेरिक बीच में, एंड देन ये बिस्मथ मेटेलिक है, ठीक है। फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन गैसेस में, फॉस्फोरस गैस स्टेट में, ऑल अदर्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ओके। स्टेट कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी चीज की, कोई भी कंपाउंड अगर आपको दिया जाए या कोई भी एलिमेंट आपको लेना है, याद रखना कोई भी एटम हो या मॉलिक्यूल हो, अगर उसका मास इंक्रीज हो जाता है ना, बहुत ज्यादा मास इंक्रीज होता है ना, तो वो ट्राई करता है कि गैसेस से लिक्विड में रहे या लिक्विड से सॉलिड में रहे, ओके। तो हेवियर मास के जो एलिमेंट्स रहते हैं ना, वो कभी गैसेस में नहीं रहते, वो सॉलिड में रहते हैं। यूरेनियम देखो, या बहुत सारे एलिमेंट्स ये मास में, ये गैसेस में नहीं रहेंगे, ये सॉलिड में रहेंगे, ओके। हाँ, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, लीड एक्सेप्शन है उसका, आयरन सॉलिड में रहता है, तो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मास ज्यादा है तो सॉलिड स्टेट में रहेंगे, ओके। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, अब ये तो बहुत सारी इरेगुलरिटी है, अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो मैं क्लियरली आपको एक ही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको एग्जैक्टली मालूम है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एग्जैक्ट वैल्यू एंड एग्जैक्ट सारी चीजें याद है, तो ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, अदरवाइज क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि ऐसे रैंडम ये इरेगुलरिटी वहां पे होती है, एंड क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इट्स अप टू यू कंप्लीटली कि आपको आंसर देना है कि नहीं देना है, ये पहले आप डिसाइड करो, इसको याद रखने का कोई तरीका नहीं है, आपको मतलब मगअप करना पड़ेगा उस चीज को, ठीक है। तो दूसरा कोई सीक्वेंस वगैरह मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में नहीं होता, तो ये तो एक मेरी तरफ से आपको क्लियर कट सलाह है, एक डिसाइड करो, एक 100% याद है तो ठीक, अदरवाइज लिव इट। ऑक्सीडेशन स्टेट ये तो +3 -3 +5 ये तो कॉमन है। कैटेनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग, अच्छे खासे दिखाते हैं, लगभग सारे एलिमेंट्स दिखाते हैं सेल्फ लिंकिंग, ओके, तो हमें मालूम है नाइट्रोजन, N2 गैस, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स, ये P4 भी कभी कभी बनता है, ठीक है, तो ये सेल्फ लिंकिंग हो सकती है। एलोट्रॉपी, अलग अलग स्टेट में कंपाउंड्स रह सकते हैं, इवन सारे कंपाउंड्स एलोट्रॉपी दिखाते हैं, अल्फा नाइट्रोजन विथ क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड बीटा नाइट्रोजन विथ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिखाते हैं, मतलब नाइट्रोजन ही एलोट्रॉप दिखाते हैं, सारे दिखाते हैं, तो एलोट्रॉप भी प्रेजेंट है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, सो ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड विथ अदर एलिमेंट्स, तो सारे कोवैलेंस कंपाउंड बनाएंगे,
हाइड्राइड्स के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली ये सारे वोलाटाइल हाइड्राइड्स है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, मतलब ये अमोनिया बनता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे प्रेजेंट रहती है, तो ये एक यूनिकनेस है वहाँ पे। ऑल हाइड्राइड्स आर पिरामिडल इन शेप, तो ये तो हमें मालूम है कि लोन पे रहता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल 109 के आसपास, वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होते रहता है, इसका भी मैंने रीजन आपको बता दिया कि साइज बढ़ती है तो रिपल्शन घटता है एंड देन बॉन्ड एंगल डिक्रीज होते जाता है। आई होप ये आपको याद होगा। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में देखो अभी। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है लोन पेयर को देना, ओके, डोनेशन ऑफ लोन पेयर्स। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड इज एज फॉलोज। तो सबसे पहले ज़्यादा बेसिक रहता है अमोनिया, देन ये कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होती जाती है। ओके, मतलब ये लोन पेयर देंगे मतलब क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड रीजन क्या होता है, बॉन्ड बनाने के लिए ना एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए। अब ये बिस्मथ का देखो, बिस्मथ इतना बड़ा रहता है, ये क्या कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये तो कहता है 2 इलेक्ट्रॉन ले ले बाहर चला जा। मेटेलिक दिखा रहा है ना ये प्रॉपर्टी, कहाँ ये बेसिक स्ट्रेंथ दिखाएगा, नहीं दिखा रहा, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा नाइट्रोजन दिखाता है या हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के झंझट में पड़ता ही नहीं ना। केमिकल रिएक्शंस, ओके, तो 1 मिनट दे दो अभी मुझे, क्योंकि मुझे एक चीज़ अभी देखनी है कि केमिकल रिएक्शंस के रूल्स मैंने कहाँ पे रखे हैं, शायद आपको भी स्लाइड दिखाई देगी। एक मिनट दे दो। ओके, पहले रूल्स ले रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स वगैरह जो है ना, देखो ये जो स्ट्रक्चर्स है लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, लास्ट या और उससे लास्ट के वीडियो में, उसी हिसाब से ये स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। ये पूरे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एंड देन जो मुझे आपको बताना है रूल्स, तो ये रूल्स में कुछ आपको बता दूं, धीरे धीरे ये करेंगे। अब इसका प्रैक्टिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो रूल्स कॉमन रूल्स है, लेकिन उसको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे एंड देखेंगे आप, और कुछ रूल्स होंगे तो बताते जाऊंगा वैसे। एक्चुअली बताओ ना, तो मुझे जितने याद आए ना ये बनाते टाइम, तो उतने मैंने यहाँ पे डाल दिए। ओके, एक पेंट में डाल दिए एंड देन उसको ये किया। ओके, इफ रिएक्शन इज विथ वाटर देन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट डज नॉट चेंजेस, लेकिन वाटर के साथ रिएक्शन रूम टेम्परेचर में होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, वाटर के साथ रिएक्शन रूम टेम्परेचर में होनी चाहिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट और या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, लेकिन और एक चीज याद रखना कि कोई एलिमेंट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ना हो, ठीक है। अगर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, वो वाटर के साथ भी रिएक्शन करते हैं फिर वो। तो एक चीज ये कॉमन एक ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट, इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पे भी ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, वहां पे मतलब वो जनरली हाई टेम्परेचर में होता है, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप समझते हो, अभी 10th में भी हुआ था आपको। देन ऑलवेज ट्राई टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड फर्स्ट। तो स्टेबल कंपाउंड के हिसाब से मतलब किसको हम स्टेबल कंपाउंड कहते हैं, तो जो नेचर में हमें मिलता है। पहले तो वाटर लिस्ट कर देंगे, CO2, O2। O2 भी वैसे देखा जाए तो चलो नेचर में मिलता है इसलिए हम ले रहे हैं, अदरवाइज नेचर ये O2 ज्यादा स्टेबल होता नहीं है, O2 ज्यादा स्टेबल होता नहीं। N2, ठीक है, ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स है या स्टेबल एलिमेंट्स है, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, जो नेचर में मिलते हैं। इसके अलावा नहीं, फिर इसके अलावा और कुछ नहीं। ये एक हो गए सेट ऑफ ग्रुप। एंड सेकेंड, आयनिक कंपाउंड भी हम, आयोनिक कंपाउंड को भी हम सबसे स्टेबल मानते हैं, स्टेबल कंपाउंड। तो एक तो चीज स्टेबल कंपाउंड बनाने का मतलब ये जो पहले लिस्ट थी उसमें से कुछ कंपाउंड बनाओ, नहीं तो आयनिक कंपाउंड बनाओ, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड का मतलब समझो, अगर दो पॉसिबिलिटीज है, CaCl2 बनना है या CaCO3 बनना है,
ये दोनों पॉसिबिलिटीज है आपके पास, कौन सा कंपाउंड बनना है, दोनों को भी हम आयनिक कैटेगरी में डालते हैं। देखो आयनिक कंपाउंड कब बनता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो, और कहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, स्टेबल कंपाउंड बनाना है। तो कैल्शियम तो मेटल है एंड क्लोरीन नॉन मेटल है, तो और ये यहाँ पे कैल्शियम मेटल, कार्बन नॉन मेटल, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की उतनी ज्यादा नहीं है। मतलब आप डिफरेंस निकालो तो डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा आएगा, तो ये बनने के चांसेस ज्यादा है, ये कंपाउंड बनने के चांसेस ज्यादा है, ये कंपाउंड बनने के चांसेस ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो जब भी पॉसिबिलिटी आए ना बहुत सारे कंपाउंड्स की, तो पहले स्ट्रॉन्ग मेटल को स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल के साथ कंबाइन करो। स्टेबल कंपाउंड बनाने का मैं जो आपको बता रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग मेटल को ढूंढो एंड स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल के साथ कंबाइन करो, ओके। ये सेकंड रूल हो गया हमारा। थर्ड रूल, इफ एनी रिएक्शन हैव ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है, देन दैट रिएक्शन शुड बी रेडॉक्स। तो आगे रिएक्शन जाके वो रेडॉक्स रिएक्शन बनेगी ही बनेगी, ओके, बनेगी बनेगी। नाउ फोकस कहाँ पे करना है, सिर्फ इतना याद मत रखो कि रेडॉक्स रिएक्शन होगी। अगर ये जीरो है, ऑक्सीजन है सपोज, हमें मालूम है ऑक्सीजन हमेशा -2 में जाता है, तो ये तो -2 में जाएगा, मतलब इसका तो रिडक्शन होना कंफर्म है। तो ढूंढो ऑक्सीडेशन किसका होगा। तो आपको और एक चीज मिल गई कि ऑक्सीडेशन इतना भी यूज कर लिया ना ऑप्शंस में, तो आप कभी कभी तो ऑप्शंस वैसे ही हमें समझ में आते हैं, तो रिएक्शन का प्रोडक्ट भी नहीं मालूम होगा तब भी हमें पता चल जाता है, ठीक है। ये एक चीज। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज ट्राई टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड फर्स्ट, ये तो सेम चीज है, तो इसको रिपीटेशन बोल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉस चेक द बैलेंस रिएक्शन यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। बहुत बार ऐसा होता है कि रिएक्शन हम लिखते हैं अपने हिसाब से, लेकिन बाद में ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस नहीं कर पाते, ओके। जब भी आपको लगे ना ऑप्शन, ये भी लगे आपको, सपोज ए ऑप्शन है और आपके पास टाइम है, ए ऑप्शन की रिएक्शन लिख के रिडक्स रिएक्शन बैलेंस हो रही कि नहीं हो रही उसको फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करना है, हाफ सेल रिएक्शन, सिंपल, हमने जो देखा है ना रिडक्स रिएक्शन में, उसके हिसाब से एक बार क्रॉस चेक करना जरूरी है, इससे एक बहुत स्ट्रांग हमें कंफर्मेशन मिलता है। लेकिन क्रॉस चेक बैलेंस रिएक्शन यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, बाय काउंटिंग नंबर ऑफ एटम्स नहीं, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करने के लिए नहीं बोला है, आपको बोला है ऑक्सीडेशन नंबर को चेक करना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मुझे बताओ कि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है मेरे हिसाब से, इसके बेसिस पे अभी मैं पूरा लेने वाला हूँ। कोई ऐसा रूल है जो रिपीट करना है, ये समझ में नहीं आया। सर 5 रूल का एक एग्जांपल लेके बताओ ना, सिंपल। 5 रूल का एक एग्जांपल, ओके। CH4 plus O2 gives CO2 plus H2, ये रेडॉक्स रिएक्शन, ओके, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ये बैलेंस है कि नहीं फाइंड आउट करना है। ये मत ढूंढो कि हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने, कार्बन कितने, मतलब ये मैंने सिंपल लिया, ठीक है। ये ढूंढो कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो कार्बन के ऑक्सीडेशन, ये हाइड्रोजन तो +4 में, कार्बन -4 में, ये 0, ओके। ये ढूंढो कि 2 ऑक्सीजन 0 से कन्वर्ट हो गए यहाँ पे -2 में, मतलब 2 ऑक्सीजन -4, और यहाँ पे ये -2 में, ये कितना हुआ, -2 माइनस ये -4 -2, -6 हुआ ना, 0 से -6, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए, तो 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए ना। क्या इसने 6 इलेक्ट्रॉन दिए, हाइड्रोजन तो देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे +2 प्लस, यहाँ पे +1 था ना, तो यहाँ पे तो उतना ही है, +2 सपोज, ठीक है। हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं हुआ, चेंज किस में हुआ, कार्बन में। तो ये देखो अगर ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन मिले हैं तो कोई एलिमेंट ने 6 इलेक्ट्रॉन दिए हैं क्या, तो यहाँ पे यहीं पे प्रॉब्लम हमें पता चलती है कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन दिए थे। यहाँ पे देखो, हाँ, कार्बन ने कितने लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की काउंट करो, -4 से यहाँ पे +4 में कन्वर्ट हो गया, तो कार्बन ने 8 इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन ने 6 इलेक्ट्रॉन लिए, तो यहाँ पे गड़बड़ है, रिएक्शन बैलेंस नहीं। क्लियर हो गया कंसेप्ट।
यस सर। और कोई ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं है या रिपीट करना है, बताओ। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, फिर सारे रूल समझ में आ गए। तो रिकॉर्डिंग चालू थी ना? चालू थी, तो आपको मिल जाएंगे ये रिकॉर्डिंग में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नो, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर है अभी, और इसको अभी धीरे धीरे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी जिसमें तो चीज़ें तो वैसे है नहीं। अच्छा, कहाँ पे थे हम? बहुत पीछे। ओके, सो 1 मिनट बाकी है, सेशन को डिस्कनेक्ट करने जा रहा हूँ, वापस से ज्वाइन करो एंड देन देखेंगे अभी कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें। ओके, चलो। चलो, आ गए सब लोग? चलो, ठीक है, बताओ। या अप्लाई करके दिखाऊं? देखो, Mg3N2 ऑक्सीडेशन स्टेट चाहे तो निकाल सकते हो, Mg की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 फिक्स रहती है, ठीक है। मेरी टेक्निक ऐसी है, एटम की पहले लिखता हूँ एंड देन जितने नंबर होंगे उसको बाद में, तो +6, तो यहाँ पे -6 रहेगी और एक नाइट्रोजन की -3 रहेगी। ओके, वाटर के साथ रिएक्शन है तो मोस्ट प्रोबेबली ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने वाली नहीं है। देन नाइट्रोजन विदाउट चेंजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, मुझे एक ही एलिमेंट समझ में आता है विच इज नथिंग बट NH3, जो कि स्टेबल भी है। ओके, तो एक तो लॉजिक मुझे यहीं पे मिल गया। देन हाइड्रोजन, वाटर में से हाइड्रोजन चला गया, बचेगा OH-। ओके, और ये OH- ऑब्वियसली Mg के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना सकता है, तो MgOH ट्वाइस ये कंपाउंड बनने चाहिए। लॉजिक समझ में आ गया? क्या किया मैंने? प्रोसेस, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, देन स्टेबल कंपाउंड को प्रेडिक्ट किया, देन उसके हिसाब से बाकी ये भी मुझे एक स्टेबल कंपाउंड ही मिल रहा है, आयनिक कंपाउंड है ना, या डिसोसिएशन ज़्यादा होता है वाटर में, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन थी, आई होप समझ में आ रहा है। इसके बारे में बात करोगे? कोई आइडिया? सेम होगा? यस और नो, क्या लगता है? यस तो क्यों, नहीं तो क्यों? सेम होगा क्या? यस, बताओ, सेम होगा कि नहीं? यस और हाँ नो? सर। सेम होगा। ओके, सो यस, इसका भी एक ही एलिमेंट का है, कंपाउंड को देख लो। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई। अब क्या रीज़न है? अच्छा, ये केमिकल रिएक्शन ही अलग है। अच्छा, इसको ये आंसर नहीं डालना था। ओके, इसको मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, चलो लेकिन ठीक है। वही मेथड को मैं फॉलो करने जा रहा हूँ। Zn+2, ठीक है, 3 है तो ये इट बिकम्स +6, -6, -3। ओके, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट रही, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट रही, चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इसके साथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस मैंने कंबाइन कर दिया, जैसे कि आयनिक कंपाउंड बना, सेम रिएक्शन है।
आपको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि ये एसिड है और ये वाटर है, लेकिन अगर आप उसके पीछे वाला लॉजिक देखोगे तो सेम है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। ओके, और रिएक्शंस देखेंगे, कुछ थोड़े से ये थे। चलो कंटिन्यू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस ड्यू टू वीक कोवैलेंट बॉन्ड। नाउ कोई मुझे एक चीज एक्सप्लेन करेगा कि बॉइलिंग पॉइंट एंड थर्मल स्टेबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है, कि एक ही चीजें होती हैं? कोई मुझे बताएगा बॉइलिंग पॉइंट एंड थर्मल स्टेबिलिटी एक ही होता है क्या, या लॉजिकली क्या डिफरेंस है? कोई भी बताओ चलेगा। सर थर्मल स्टेबिलिटी मतलब वो कितना अपने आप में मतलब हीट ये रिएक्ट मतलब ले सकता है, मतलब ओके, उसको उसके एडवर्स में रह सकता है। हाँ उससे ज्यादा हमने हिट दे दी तो क्या होगा? सर फिर वो बॉयल होने लगेगा। क्या होगा? बॉयल होगा। हाँ, या फिर सर वो कुछ रिएक्शन हो जाएगी सर, फिर उसकी स्टेबल अनस्टेबल हो जाएगा फिर वो। अच्छा, करेक्ट करेक्ट। ओके, सो जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट ढूंढते हैं तो उसमें फेज ट्रांसफर होता है, सिर्फ फेज ट्रांसफर, मतलब लिक्विड टू गैस होता है, केमिकल चेंज नहीं होता बॉइलिंग पॉइंट में। ओके, वेयर एज जब हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो एक स्टेट ऐसी आती है जहां पे मॉलिक्यूल डीकम्पोज होता है। डीकम्पोज मतलब बिगर मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, इसको हम कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे हम, फेज कौन सी भी रहे, थर्मल स्टेबिलिटी में हम फेज नहीं देखते, थर्मल स्टेबिलिटी में हम इतना टेम्परेचर देते हैं कि कंपाउंड ब्रेक हो जाए या डिकम्पोजिशन हो जाए उसका। ओके, ये बेसिक डिफरेंस है उसमें। बॉइलिंग पॉइंट में फेज ट्रांसफर ओनली, नो केमिकल चेंज, एंड थर्मल स्टेबिलिटी में केमिकल चेंज, फेज ट्रांसफर का कोई लेना देना नहीं होता। ये हो गया। एज द थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि कम टेम्परेचर में भी वो रिएक्शन में चले जाते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज मतलब अनस्टेबल हो जाते हैं ना, कम टेम्परेचर में वो रिएक्शन में चले जाते हैं। और इसी का मतलब रिएक्शन में जाते हैं मतलब बाहर क्या देते हैं? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन देते हैं मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग पावर। वही तो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट, मूविंग डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज है, ये सर थोड़ा। यस, सर हाइड्रोजन देना मतलब ऑक्सीडेशन होता है। हाइड्रोजन देना मतलब खुद का ऑक्सीडेशन, लेकिन दूसरे का क्या? दूसरे का रिडक्शन ना। सर आप दूसरे एलिमेंट। ओके। तो उस पावर को हम कहते हैं रिड्यूसिंग पावर, दूसरों को रिड्यूस करने की पावर मतलब रिड्यूसिंग पावर, खुद का ऑक्सीडेशन ही होगा। ये रिड्यूसिंग पावर मतलब खुद का तो ऑक्सीडेशन ही होगा। इस एलिमेंट का, नाइट्रोजन ले लो कोई भी एलिमेंट, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन ही होगा। इसकी पावर ढूंढ रहे हैं कि हम दूसरे को कितना रिड्यूस कर रहा है, उसको कहते हैं रिड्यूसिंग पावर। ओके, ओके सर। मूविंग डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ये तो हमें मालूम है। साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, ये भी मालूम है। बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंड वो तो हमने बॉन्ड एंगल वगैरह डिक्रीज, ये तो हमने देख लिया था। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड भी हमने देख लिया था, तो ये थोड़ा सा रिपीटेशन ही है। ठीक है, चलो क्वेश्चंस तो हम एमसीक्यूज में लेंगे, यहाँ पे शायद आंसर्स, अच्छा आंसर्स भी है, ट्राई करना है। ये तो ए है। चलो, नाइट्रोजन बिहेव्स ऑलमोस्ट एज, बताएंगे कोई? नाइट्रोजन बिहेव्स ऑलमोस्ट एज इनर्ट एलिमेंट। एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 15 एलिमेंट? याद है किसी को? नाइट्रोजन को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के हिसाब से लेते नहीं है, बिस्मथ को लिया जाता है, नाइट्रोजन को नहीं लेते, क्योंकि ये एनोमलस बिहेवियर दिखाता है। अच्छा, इतने ही क्वेश्चंस थे। यहाँ पे रिएक्शन को हाइड नहीं किया है, चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाइलाइट्स की रिएक्शंस देखो, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, पहले तो रिएक्शंस को समझो। वाटर के साथ रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, मोस्ट प्रोबेबली ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो अभी मोस्ट प्रोबेबली है क्लोरीन -1 3 है -3, और यहाँ पे नाइट्रोजन +3। ऑक्सीजन
-2, यहाँ पे हाइड्रोजन +1। प्रॉब्लम देखो अभी यहाँ पे, अब इसको इरेगुलरिटी है ये समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सीरीज मालूम होनी चाहिए, कौन सा एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी जाके बाकी की चीजें फिर हो सकती है। ओके, सो कितने लोगों को याद है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? कोई बताएगा? किसी ने ऑब्जर्व किया? सर +3 - यस, सो ये +3 होता है नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, एंड इसकी अगर हम बात करें तो इसकी, अच्छा इसकी +3 एंड इसकी 3 से थोड़ी सी ज़्यादा, क्लोरीन की, हाँ थोड़ी सी ज़्यादा, 3.1 रहती है, लेकिन नाइट्रोजन से ज़्यादा रहती है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस में चला गया और ये माइनस में चला गया ना। ये अभी क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है ना कि ये अनस्टेबल स्पीसीज है, ठीक है, अनस्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है वो पॉजिटिव में है, इसलिए रिएक्शन होना तो बनता है, ठीक है, रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है, नो रिएक्शन के चांसेस नहीं है, रिएक्शन होगी। ओके, नाउ यहाँ पे देखो अभी ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, वही रूल्स के हिसाब से भी अगर हम जाएं तो स्टेबल कंपाउंड बनाना है तो अमोनिया बनाएंगे, ठीक है, तो कुछ मतलब चेंजेस ही नहीं, कुछ लॉजिक ही नहीं बनता, ठीक है, दूसरा कुछ बनाने का कुछ लॉजिक ही नहीं बनता। नेक्स्ट, जो भी यहाँ पे OH बनता है, OH- बचता है, वो क्लोरीन के साथ हाइपोक्लोरस एसिड बनाएगा। अच्छा, ये भी आपको देखो, ये भी यही बनेगा या दूसरा बनेगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट, जो लास्ट रूल था ना, नाइट्रोजन को आपने +3 से कन्वर्ट किया है -3 में, तो यहाँ पे क्लियर कट आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किया है, और यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। ओके, 3 क्लोरीन है, अगर 6 में कन्वर्ट करना है तो एटलीस्ट आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, +1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या इसमें +1 में हुआ है? देखो कन्वर्ट, ये -2 +1, तो क्लोरीन हो गया +1 में। ओके, ये बाय लक नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, और एक चीज देखो, यहाँ पे जैसे NH3 बनाया, तो यहाँ पे जो एसिड बनाया ना, ये क्लोरीन ने बनाया, ना कि नाइट्रोजन ने। मतलब यहाँ पे बाद में देखो ना, ये फॉस्फोरस एसिड, ये बाकी सारे इन्होंने पी ब्लॉक, ये N ब्लॉक के एलिमेंट्स में नाइट्रोजन के फैमिली ने यहाँ पे एसिड बनाए, नाइट्रोजन ने नहीं बनाया। रीजन क्या है? नाइट्रोजन बहुत ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी बीच में आ गई, जो अमोनिया की स्टेबिलिटी है वो बीच में आ गई। अदरवाइज नाइट्रोजन कभी भी इस स्टेट में नहीं रहता, या इस स्टेट में आता ही नहीं, ये रिएक्शन होती ही नहीं अगर ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होता तो। और क्यों ये स्टेबल है? 2-3 रीजन, फिर से वही पॉइंट पे हम आ गए, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत सारी चीजें, इस वजह से जानबूझ के यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना, क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल है। यही चीज अगर हम इसके बारे में सोचे, PH3 के बारे में सोचे, तो क्या ये स्टेबल है? नहीं। ओके, PH3 बनेगा नहीं, स्टेबल नहीं है ना, राइट? क्या ये चीजें आपको इंटरलिंक्ड हो रही है कि नहीं हो रही है? पहले मुझे ये बताओ, रूल्स के हिसाब से ये चीजें इंटरलिंक्ड हो रही है कि नहीं? यस और नो, सब लोग बताओ, मुझे मैसेज में डाल दो, मुझे एक आइडिया आ जाए कि आपको ये इंटरलिंक्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो पूछो कि ये सर ऐसे नहीं, तो फिर ऐसे क्यों नहीं हुआ? इंटरलिंक्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि बाउंस हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर में कंफ्यूजन हो रहा है? रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर, रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर को एक बार वापस रिवाइज करो दर्शना। ओके, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने माइनस उसको दिया,
यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने नाइट्रोजन को दिया। यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने ऑक्सीजन को दिया माइनस वाला। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम है तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। बाकी लोगों को समझा कि नहीं, ये किसका आंसर आया? दर्शना को प्रॉब्लम आ रहा है, कौशल को समझा, बाकी लोकेशन दिशा। क्या हो रहा है लोकेश, समझ रहे? ओके, तो मेन रीजन यहाँ पे स्टेबिलिटी, ओके, इस वजह से यहाँ पे एक अलग कंपाउंड है। बाद में अगर स्टेबिलिटी नहीं होती, HClO का स्ट्रक्चर वो तो 2 मिनट का काम है। ओके, अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होती तो ये सवाल ही नहीं आता, फिर HCl बनता। HCl ही क्यों? क्योंकि HCl में क्लोरीन -1 में है, ठीक है, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है कि HCl ज्यादा स्टेबल है? कोई बताएगा मुझे, ये कंपाउंड HCl ज्यादा स्टेबल है कि ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है? NCl3 ज्यादा HCl HCl क्यों? सर आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के लिए मेटल नॉन मेटल चाहिए, ये मेटल नहीं है तो आयनिक बॉन्ड नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सर इलेक्ट्रॉनिक कोवेलेंट बॉन्ड। वो बॉन्ड तो कोवैलेंट होता है, लेकिन देखो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है? हाइड्रोजन देगा कि नाइट्रोजन देगा? तो बेसिकली हाइड्रोजन इजीली देगा, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं है ना वो, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उसकी उतनी ज्यादा नहीं है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, मतलब नाइट्रोजन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की, क्लोरीन की भी इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन फिलहाल तो मिल रहा है, लेकिन क्या इजीली मिल रहा है? तो नहीं ना, इजीली नहीं मिल रहा, यहाँ पे इजीली मिलेगा, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल है, रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। नॉन मेटल्स हमेशा चाहते हैं कि या तो मेटल के साथ रहे या फिर ऐसे एलिमेंट के साथ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो ये कंपाउंड तो वैसे भी अनस्टेबल है, रिएक्शन तो होनी ही होनी है, ओके। अच्छा, तो ये यहाँ पे तो क्लोरीन देखो प्लस में है, तो ये क्या ये स्टेबल है? बिल्कुल नहीं, ये भी आगे जाके रिएक्शन देने ही वाला है, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज में ही इसको डाल देंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया था, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्लोरीन आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ उन्होंने बना दिया, तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया, सिंपल सा पॉइंट। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, खत्म, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि ये स्टेबिलिटी तो बनाएगा नहीं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करेंगे, -1 -3 +3, और यहाँ पे काउंट करो सेम एज -2 -6 +3, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, सेम रही ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि हमारा रूल वाटर में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती, ओके। एक सेकेंड, कंपाउंड भी स्टेबल हमने बना दिया, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव में इसको लिख सकते हैं। और एक चीज, यही कंपाउंड ऑप्शन में तो आपको ये तो कंपाउंड रहेगा, लेकिन ऐसे भी रहेगा HPO4, काउंट करो, -2 -8 +1 +7, ऑक्सीडेशन स्टेट मैच नहीं हो रही ना, यहीं पे पता चलता है कि ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये तो देखने की भी जरूरत नहीं, ओके। अच्छा, इसको आप कहीं यहाँ पे भी सेम चीज है, ओके, सेम चीज है यहाँ पे भी। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, काउंट करके देखो, हाँ यहाँ पे एटम कम है, अब ये क्या इसी स्टेज में रहेगा? बिल्कुल नहीं, आगे तो रिएक्शन होनी ही होनी है, ओके। हाँ, अब देखो ऑप्शंस में क्या होता है ना, जानबूझ के कभी कभी क्या करते हैं, आपके पास ये नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Sb2O3 बने +2HCl बने, ये हमारा प्रेडिक्शन है, ओके। लेकिन ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या करोगे? ऑप्शन में ही नहीं होगा तो फिर से वही चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो, -1 -3 +3, और यहाँ पे काउंट करने का ट्राई करो, क्लोरीन -1, ऑक्सीजन -2, यहाँ पे +3, यहाँ पे भी है,
मतलब चीज़ों को समझ रहे हो ना कि कैसे ये होता है। अब यहाँ पे ये रिएक्शन क्यों हुई? लैक ऑफ वाटर, ओके, लैक ऑफ वाटर। सो ये एक मेथड है, या फिर रूल्स को इस हिसाब से हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ओके। ये हो गया। देन हाँ, टेंडेंसी टूवर्ड्स हाइड्रोलिसिस फॉलोज द ऑर्डर। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ घुल मिल जाना। सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से ये कंपाउंड पूरे रिएक्शंस दिखाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से। सो नाइट्रोजन आयोडीन के साथ रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, हाइड्रोलिसिस इजीली हो जाए, ओके। तो हाइड्रोलिसिस इतना ही याद रखो, वाटर पोलर है तो उसको पोलर मॉलिक्यूल्स पसंद है, बस सिंपल सा पॉइंट। मॉलिक्यूल पोलर है तो वो आराम से डिजोल्व कर देगा, हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होगा, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी किसके हिसाब से किया है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से किया, ओके। नाउ अब इसके साथ कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है वो भी मैटर करता है। NH प्रेजेंट है, NF प्रेजेंट है, कौन सा प्रेजेंट है ये भी मैटर करता है। तो ये क्वेश्चन में हम ज़्यादा उसको क्लियरिफाई करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस का लेकिन सीक्वेंस ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे रहता है हमेशा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। आप कहोगे यहाँ पे उल्टा हो गया, ऐसे नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये अगर इसके साथ कनेक्ट होगा, या ये इसके साथ कनेक्ट होगा, या ये इसके साथ कनेक्ट होगा, तो क्या होगा, ओके। फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डिफरेंस कम हो जाता है, इसलिए लिस्ट। आयोडीन नाइट्रोजन की वैल्यू ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है लेकिन कम है, तो डिफरेंस ज़्यादा हो गया ना, डिफरेंस ज़्यादा हो गया तो हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होता है। तो लॉजिक उस हिसाब से यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे बताना बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल जाता है, मुझे भी समझने में बच्चों को मुश्किल जाता है, तो न्यूमेरिकल में हम ले सकते हैं उसको, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, रेडॉक्स रिएक्शन 0 से -1 में चला गया फॉस्फोरस को, ये तो ऑलरेडी माइनस में है ना, तो ये ही प्लस में है, तो यहाँ से और इलेक्ट्रॉन्स निकल आए बाहर, ओके। नेक्स्ट, हाँ, डी ब्लॉक प्रेजेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी ज़्यादा हो गई, मतलब कॉमन +3 है, +3 से ज़्यादा हो गई, ज़्यादा चांसेस है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने, एक चीज़ नहीं तो दूसरा पॉइंट। अब यहाँ पे देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में है, 0 नहीं है, तो रेडॉक्स रिएक्शन होने के चांसेस नहीं है। तो क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई? नो। यहाँ पे काउंट करो +3, यहाँ पे काउंट करो +3, SD के ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करके चाहे तो देख सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन हुई नहीं ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से चेंज हुई, ओके। सो नेक्स्ट, पेंटाहैलाइड्स। पेंटाहैलाइड्स का सिंपल मतलब है कोई भी एलिमेंट ले लो, ए एलिमेंट, और हैलोजन के साथ, 5 हैलोजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं, तो उसको हम पेंटाहैलाइड्स कहते हैं। अब पेंटाहैलाइड बनाने के लिए क्या चाहिए? डी ब्लॉक के एलिमेंट चाहिए। सो नाइट्रोजन बना ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, बाकी एलिमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। हाँ, एक चीज़ और, ये NF5 नहीं बना सकता, लेकिन ये HNO2 बना सकता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता है? अच्छा, HNO3 भी बनाता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 रहता है। ऐसा क्यों? अगर याद है तो कोऑर्डिनेशन नंबर या कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाता है विदाउट हैविंग द डी ऑर्बिटल, ओके। नाउ नेक्स्ट, PCl5 का स्ट्रक्चर या किसी भी पेंटाहैलाइड का स्ट्रक्चर ये है। इस स्ट्रक्चर का नाम कोई, अच्छा यहाँ पे होगा, पूछने की बात भी नहीं है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये एंगल देखो, ये सॉरी बॉन्ड लेंथ देखो 202, और ये बॉन्ड लेंथ 240, इसका मतलब ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। एक्सिस की बॉन्ड लेंथ कहते हैं, और ये इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ है, ओके। तो इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ कम है, एक्सिस की ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा मतलब बॉन्ड वीक, तो आप थोड़ा सा इसको हीट करोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, यही यहाँ पे होगा। कोई भी कंपाउंड ले लो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप का, जहाँ पे ये जब भी हीट करोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। और मैकेनिज्म के हिसाब से आपके बुक में सिर्फ इतना भी दिया,
इतना ही है। तो ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही होगा क्योंकि लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड वीक है। ओके, यही एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे बॉन्ड लेंथ अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। ओके, सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? अभी तक जो रिएक्शंस लिए या कुछ स्ट्रक्चर लिया, या थोड़े बहुत स्ट्रक्चर तो नहीं लिए लेकिन कुछ रिएक्शंस या रूल्स या बाकी जो भी है, क्योंकि स्ट्रक्चर के पास धीरे धीरे हम जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? बता। नहीं? नहीं सर। ओके, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, देखो यहाँ पे अभी तक तो कुछ रिएक्शंस वगैरह हो गए जो मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किए, इसके बाद कम एक्सप्लेन करूँगा। एंड सेकेंड, कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह है, ठीक है? तो स्ट्रक्चर्स तो पहले मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको देखना है कि कैसे स्ट्रक्चर बने, क्या बने। ओके, तो पहले तो एक्सप्लेन करूँगा, बाद में सारे स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है। मुश्किल इन द सेंस बहुत टाइम लगता है, तो आपको एक मेथड आ गई तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो अब स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। नाउ ये कंपाउंड H2N2O2, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसीज ऑक्सीजन। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूँ तो यहाँ पे -2 -4, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, -4। हाइड्रोजन का फिक्स रहेगा +1, 2 एलिमेंट्स के +2, ठीक है? तो -4, तो यहाँ पे ऑब्वियसली +2। एक मिनट, ये कहाँ से निकल के आ गया बाहर? इसको हाँ, तो ये होगा नाइट्रोजन का +2, 2 नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन का होगा +1। ओके, एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें +1 मिली। सेकंड चीज, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब, अब आप इसको आप जिस मेथड से भी लेना चाहो या जिस मेथड से भी इसको ये करना चाहो, और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 कब रह सकती है? जब वो इंटरलिंकिंग करे तभी रह सकती है ना, क्योंकि अगर वो नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट करे तो नाइट्रोजन की +1 रहेगी, ये हाइड्रोजन की +1 नाइट्रोजन की -1 हो जाएगी। ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करो तो ऑक्सीजन की -1 इसकी +1 हो जाएगी। तो किसी भी केस में इसके तो चेंज होगी ही होगी। ओके, सिवाय ये इंटरलिंकिंग करने के आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ओके, नाउ दोनों की +1 है, +1 मतलब इसको एक ऑक्सीजन दे दो, इसको एक ऑक्सीजन दे दो, हो गई +1 देन यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, मेथड को देखो, आप इस मेथड को समझो कैसे लिखना है, कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट HNO2 ऑक्सीडेशन स्टेट -2 -4 +1 -3 एंड क्लियर है? ओके, क्लियर। नाउ नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे बता, कैसे कर सकते हो उस चीज को? -3 में लेके जाना है तो डबल बॉन्ड OH, ये एक पॉसिबल है, राइट? एंड सेकंड जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड लिखता हूँ मैं इसको, एंड देन ये हाइड्रोजन। ये 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल्स है, ठीक है? OH के बारे में एंड दिस वन। ओके, इस केस में अनफॉर्चुनेटली ये दोनों स्ट्रक्चर, अब जितना हमें स्ट्रक्चर आता है या जितना हम उसके बेसिस पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये दोनों भी सही बैठ रहे हैं। यहाँ तक दोनों भी सही बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई एज सच रूल हमारे पास नहीं है जिससे हमें पता चले कि इन दोनों में से कौन सा मॉलिक्यूल सही है। ओके, तो ये एक पॉइंट हो गया। तो मतलब समराइज करने का, ठीक है? तो यहाँ पे हम स्टक हो जाते हैं इस मॉलिक्यूल के लिए, इसको स्टार लगा दो, याद रखो। नेक्स्ट, इसके बाद इसको बारे में देखें तो इसके बाद नहीं प्रॉब्लम आता, इसके बाद मुझे मालूम है, इसके बाद नहीं आता प्रॉब्लम। -3 तो ये -6 हो गए, ये +1 हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट +5।
+5 मतलब हाइड्रोजन के साथ ही कनेक्ट रहेंगे सारे बॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी आप काउंट कर लो, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 -8 +1 +7, नाइट्रोजन +7 हो ही नहीं सकता, तो ये जो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट ली ये गलत है। हाइड्रोजन की तो चलो ठीक है, हाइड्रोजन +1 ही दिखाएगा ना, तो यहाँ पे इंटरलिंकिंग हो सकती है। पॉइंट समझा कि नहीं? चेंज कैसे किया, प्रॉब्लम कैसे समझा? यहाँ पे HNO4 काउंट क्या किया, -2 एक का 4 है तो -8, यहाँ पे +1, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी +7, पॉसिबल है क्या +7? हो ही नहीं सकता, +5 मैक्सिमम रहती है, ठीक है। अब +7 हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये हमारी गलती हो गई, तो ये गलती मतलब यहाँ पे स्कोप रहता है ना -1 रहने का, ठीक है। तो -1 कब रहेगा, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकिंग होगी, तो एक बार लिंकिंग मतलब इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गया, इसका भी -1 हो गया, ओके। देन अगर ये -1 है तो देन ये +5 हो सकता है, तो ये यहाँ पे हमें पकड़ में आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में ये पकड़ में आता है, ये पकड़ में आता है, ये पकड़ में आता है, ये छूट जाता है, ओके। तो इसको एक याद रखना, इस चीज़ को याद ही रखना पड़ेगा, दूसरा तो हमारे पास लॉजिक तो कुछ है नहीं उसके लिए, ओके। एक जो हमने स्ट्रक्चर अभी लिया था वो तो ओके, हाँ, यहाँ पे जितना मुझे याद है कोई उसमें प्रॉब्लम आती नहीं यहाँ पे, हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से जाओ, कैसे भी जाओ, कैसे भी जाओ, ओके। अब ये सारे तो नहीं लेता हूँ, मुझे एक कितने हैं, 3 6 है, तो कोई भी 3 बता दो, नंबरिंग देता हूँ 1 2 3 4, कौन से एक्सप्लेन करूँ बताओ, एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो बताओ कोई तो एक, चलो 3 5 6 3 -2 -6 +3 हो गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। एंड नेक्स्ट हाँ, -6 +6 +3, ना काउंट कैसे करोगे, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन दिए है ना, कैसे काउंट करोगे, क्या मेथड क्या है आपके पास कि इसको लिखना है या ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ही मेंटेन करनी है, तो एक डबल बॉन्ड O, दूसरे नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड O, मैनेज कैसे करोगे +3 के लिए, 2 ही स्ट्रक्चर इसके लिए भी बनते हैं, या तो उसको लिंकिंग कर दो जो कि स्टेबल नहीं होते, क्योंकि देखो जब भी आप ऐसे ब्रिज कंपाउंड बनोगे, मतलब ये ऑक्सीजन बीच में डालोगे, तो इसके ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ओके। तो ये एक चीज होती है, एंड सेकेंड आपको ऑप्शन मिलता है, तो एक का ऑक्सीडेशन स्टेट कम, एक का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के बारे में देखो, तो इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5, तो सम कर दोगे तो इट बिकम्स इक्वल टू +3, जहाँ जो हमें यहाँ पे मिला, ठीक है। 2 ही ऑप्शन रहते हैं, इसके रोटेशन हर बार कम रहती है, ऐसे ऐसे ब्रिज कंपाउंड बनाओगे तो इसको याद रखना, इस चीज को, ओके। कभी भी स्ट्रक्चर बनाओगे, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट में बनेंगे ऐसे कंपाउंड्स, क्यों, क्योंकि अभी चांस ही नहीं है, तो ये भी हमारा होगा, तो यहाँ पे देखो ये ब्रिज कंपाउंड जल्दी बनते ही नहीं, ऐसे कंपाउंड्स स्टेबल होते ही नहीं, ब्रेक हो जाते जल्दी। नेक्स्ट ये कंपाउंड था -2 -8 +8 +4, नाइट्रोजन +4 में रहता नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ओके, +4 में रहना मुश्किल है। सो ये एक जो मैंने आपको नॉलेज के बेसिस पर बताया, नाइट्रोजन कभी भी +4 में ज्यादा रहता नहीं, आइदर इट इज इन +3 और +5। स्ट्रक्चर कैसे निकालोगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, देन अब कुछ इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते ना, देखो लॉजिक लगाओ, आप इसको O- नहीं कर सकते क्योंकि चार्ज नहीं है, हाइड्रोजन नहीं लगा सकते, सवाल ही नहीं आता, तो डबल बॉन्ड देने के अलावा आपके पास सॉल्यूशन ही नहीं है, कुछ नहीं है,
क्योंकि हम आपको यहाँ पे अगर ऐसे भी करना है, आपको ब्रिज बॉन्ड बनाना है तो भी मुश्किल है। कैसे बनाओगे? ऑक्सीडेशन स्टेट को भी मैनेज करना है, 1 2 3 ऐसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे कैसे दो पॉसिबल होंगे? एंड देन रिंग भी बनाओ, 1 2 3 4, 4 मेंबर रिंग पॉसिबल ही नहीं, एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है। ओके, नेक्स्ट -2 -10 +10 +5, मतलब एक नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट +5। यहाँ पे उसको दूसरा सॉल्यूशन ही नहीं मिलता ब्रिज कंपाउंड बनाने के अलावा। 2 नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, +2 हो गए। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, +4 हो गए। अब +5 बनने के लिए सॉल्यूशन ही नहीं है, आप दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते उसको। ठीक है, तो ब्रिज कंपाउंड बनेंगे नहीं, जल्दी बनते ही नहीं, सवाल ही नहीं उस चीज का। ओके, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? इसको देखो, 1 2 3 3 6 बताओ, कोई भी 3 बताओ, डिस्कशन करेंगे। मॉलिक्यूल को देख लो एंड बताओ कोई भी 3 जिसको हम डिस्कशन करेंगे। कोई तो बताओ। सर लास्ट 3। ओके, एक मिनट, जो पहले बताएगा वो। एक 4 हो गया, 1 2 3 4, अच्छा 5, एंड तुमने कहा था लास्ट 3, तो सेम चीज होगी। ओके, हेल्प करना अभी थोड़ी बहुत। 4, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन -2, 4 × 2 -8, हाइड्रोजन की +3 रहती है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया, एक हाइड्रोजन की +1 एंड 3 हाइड्रोजन की +3। एंड देन फॉस्फोरस की निकालो तो ऑब्वियसली +5 कैलकुलेशन से ही आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी +5 है। देन एक ही फॉस्फोरस है तो इंटरलिंकिंग का तो सवाल ही नहीं आता। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O 2 बार बना दिए, 4 हो गए, एक 5, अच्छा 1 2 3। अब कैसे करोगे? अब तो प्रॉब्लम आ गई। 1 2 3 4 5, +5 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ही हाइड्रोजन, यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन है, तो सिंपल सा लॉजिक है। समझ में आ रहा है ना ये प्रॉब्लम कहाँ पे फंस रहे हम? फंस कहाँ पे रहे ये समझ में आ रहा है ना? वैसे आपके पास तो ऑप्शन रहेंगे, ये बिना ऑप्शन के हम देख रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे फिर भी। ठीक है, तो ये बॉन्ड निकालना पड़ेगा, ये ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहे। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, 3 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन। ठीक है, देन -2 -14 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट 10 5। ओके, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है। देखो, एक फॉस्फोरस, ये दूसरा फॉस्फोरस, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट देना है? +5। तो यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे भी मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। ओके, हाइड्रोजन भी अच्छे खासे यहाँ पे, तो चाहे तो मैं यहीं पे ऐसे डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O दे सकता हूँ, एंड देन फॉस्फोरस फॉस्फोरस लिंकिंग नहीं कर सकता, +4 5 चाहिए ना, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन लिंकिंग लगानी पड़ी। ओके, अब प्रॉब्लम क्या आती है? यहाँ पे तो +5 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया क्या? 1 2 3 4 एंड 5, 2 ऑक्सीजन बाकी है, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड नहीं है, एक ही सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे और एक सिंगल बॉन्ड, ये भी एक सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे भी, और यहाँ पे और एक ऑक्सीजन, एंड देन हाइड्रोजन लगा 1 2 3 4, क्या 4 हाइड्रोजन है? यस। ये ब्रिज एकदम लास्ट में बनता है, जब तक जरूरत ना हो ब्रिज मत बनाओ, जब तक जरूरत ना हो ब्रिज बनाओ ही मत। नेक्स्ट -2 -12 +2 10 +5, फिर से +5। ओके, +5 देखो, फॉस्फोरस फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 4 खत्म, राइट।
ऑक्सीडेशन स्टेट भी खत्म, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, ये तो सिंपल है, राइट। अब ये एक प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 6 हो गया। तो 6 हो गया तो सपोज क्या कर सकते हैं इसको, दूसरा देखो ना, कोई भी मेथड लो, अगर आपको कोई सॉल्यूशन सूझ रहा है तो मुझे बताओ कि क्या ये से क्यों नहीं हो रहा स्ट्रक्चर, आएगा ही नहीं। ओके, आप ऐसे करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहीं पे फुलफिल होगी, काउंट करके देखो, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, यहीं पे फुलफिल होगी, लेकिन हाइड्रोजन तो 2 बाकी है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे ब्रिज कंपाउंड दूसरा कर ही नहीं सकते, आप लग सकते हो तो बताओ क्या कर सकते हो। ओके, एक ही प्रॉब्लम आता है इसमें, अगर एक ही एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग रहे तो यहाँ पे हम स्टक हो जाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गए थे। एक ही एलिमेंट में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग रहे, कहीं पे तो हो गए थे ना हम, यहाँ पे शायद, तो यहाँ पे हम स्टक हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको देखना एक बार, ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से आराम से छूट भी जाता है। ओके, तो ये एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज तो बाद में लेंगे हम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एनोमलस बिहेवियर। अच्छा, 1 मिनट बाकी है, क्या करना है, सेशन कंटिन्यू करूँ कि आज के लिए रखूँ? ओके, सो एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमें मालूम है कि फर्स्ट जो सीरीज होती है ना, मतलब फर्स्ट ग्रुप जो होता है वो एनोमलस बिहेवियर सारे के सारे दिखाते हैं, ठीक है, और उसके रीजन भी फिक्स है, तो फिर वो पहले पहले एलिमेंट या ये सेम रहेंगे। स्मॉल साइज पहले ग्रुप का, देन हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्योंकि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस ऊपर ज्यादा रहती है। ऑब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, फर्स्ट इसमें नहीं होते, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज में ये नहीं होता, डी ऑर्बिटल नहीं होता। नेक्स्ट, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, तो नाइट्रोजन कार्बन ये सारे अपने साथ बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ, कार्बन कार्बन के साथ। तो ये एक और एक पॉइंट है, मतलब कैटनेशन वगैरह भी कहते हैं हम, ये भी एक प्रॉपर्टीज होती है। तो ये मेन रीजन है जिसकी वजह से एनोमलस बिहेवियर हमें बहुत कॉमन दिखाई देता है पूरे सारे जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स रहते हैं ना पी ब्लॉक में, उनको उनमें, ठीक है, बोरॉन सारे। तो ये एक पॉइंट हुआ एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट, उससे इफेक्ट क्या क्या होता है, उसका इफेक्ट ये होता है कि नाइट्रोजन गैसेस स्टेट में, बाकी के सॉलिड स्टेट में, एक क्योंकि एटॉमिक साइज कम है, मास कम है, तो मैंने बताया ना, मास ज़्यादा होता है तो सॉलिड स्टेट में रहते हैं, तो मास कम है तो वो गैसेस स्टेट में ज़्यादा रहेंगे। कोई भी एलिमेंट ले लो आप पहले ग्रुप के, बहुत रेयर केसेस में वो सॉलिड में रहेंगे। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज डायटोमिक, व्हाइल अदर एलिमेंट्स टेट्राएटॉमिक या ज़्यादा रहते हैं, P4 AS4 ऐसे रहते हैं, ये सिर्फ अकेला डायटोमिक में एग्जिस्ट करता है। कैटनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है नाइट्रोजन में, हमें मालूम है N2 तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, कैटनेशन ही उसका रीजन है। नाइट्रोजन फॉर्म्स 5 ऑक्साइड्स ऑफ मोनोमेरिक नेचर, मतलब मोनोमेरिक नेचर बहुत सारे ऑक्साइड बनाते, अदर कैन फॉर्म मोस्ट 3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है, अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स, बाकी के सिर्फ इतने बनाते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है, नहीं 2 ही ओनली, डायमेरिक फॉर्म ऑफ डायमेरिक फॉर्म। ओके, तो अदर कैन फॉर्म मोस्ट 3 टाइप ऑफ ऑक्साइड, अदर 3 टाइप के बनाते हैं, नाइट्रोजन 5 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। बेसिकली इतना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो कनेक्टेड है यहाँ पे ये कम या ज्यादा हो सकते हैं, उसको कहते हैं हम अलग अलग टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। ओके, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम या ज्यादा रहेंगी, अलग अलग फॉर्म रहेगा। ओके, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा बनाते हैं। नेक्स्ट, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज स्टेबल, नाइट्रोजन के क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके, वाइल द हाइड्राइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स वो तो स्टेबल होते ही नहीं है, गैस स्टेट में रहते हैं, रिड्यूसिंग नेचर रहता है, जैसे हाइड्रोजन दे सके दे देते हैं, तो ये प्रॉपर्टी हमने देख ली। एक्सेप्ट, ये एक्सपेक्ट हो गया, NF3 द हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन आर अनस्टेबल, तो ये हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन और अनस्टेबल रहते हैं, तो ये एक रीजन है, बाकी सारे अनस्टेबल एंड एक्सप्लोजिव रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
एक चीज याद रखना एक्सप्लोजन के बारे में, जहां जहां नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ना, तो नाइट्रोजन कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही है। जहां तक जितनी केमिस्ट्री मैंने पढ़ी है, जहां पे भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है कुछ ना कुछ गड़बड़ी वो करेगा ही करेगा। एक्सप्लोजिव के केस में तो करता ही रहता है। देखो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एक्सप्लोजिव ज्यादा रहते हैं, या फिर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव रहते हैं, तो नाइट्रोजन मतलब गड़बड़ी, याद रखना उस चीज को। द हैलाइड्स ऑफ अदर एलिमेंट आर स्टेबल, तो इसके हैलाइड्स ज्यादा स्टेबल रहते हैं। नाइट्रोजन कैन फॉर्म ट्राई नेगेटिव आयन एंड 3 बनाते हैं, ठीक है। और ये टेंडेंसी बाकी के एलिमेंट्स में बहुत कम रहती है, बहुत कम रहती है। यही तो रीजन था कि वो एक्सेप्शन आपको याद है, जब NH3 बना था एंड क्लोरीन अलग फॉर्म में चला गया था, ऑक्सीजन के साथ कुछ एसिड उसने बनाया था, पैराक्लोरिक एसिड शायद था, या और तो पैराक्लोरिक एसिड ऐसे तो कुछ था। नेक्स्ट पॉइंट इज नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। मेन कंपाउंड हमें देखने हैं। वैसे तो बहुत सारे कंपाउंड्स है। नाइट्रोजन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर एज NaNO3, जिसको हम चाइल्ड सॉल्ट पेटर कहते हैं, एंड KNO3 सॉल्ट पेटर कहते हैं, नाम भी आ सकते हैं। ओके, प्रोटीन कंटेंस 60% नाइट्रोजन। तो जो कहा कि नाइट्रोजन है तो गड़बड़ी है समझना, तो लाइफ का बेस भी यही है नाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन मतलब N2 बनाएंगे कैसे, अगेन सीरीज ऑफ रिएक्शन यहाँ पे आएंगी। और अगर फिर से आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे नाइट्रोजन स्टेबल गैस नाइट्रोजन बन सकता है, ऑक्सीजन वाटर बन सकता है, सोडियम NaCl आयनिक कंपाउंड बन सकता है। और क्या चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन या स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। नेक्स्ट ये रिएक्शन देखो, NH4 रिएक्शन करोगे तो ये अमोनिया बन सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन ये वाटर बन सकता है। कितने हाइड्रोजन ये देगा, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से मिलेगा तो एक ही वाटर बन सकता है यहाँ पे। बाकी बचा क्या 6 हाइड्रोजन, तो ये CrO3 बन सकता है 2 टाइम्स। ये भी स्टेबल कंपाउंड, ये भी स्टेबल कंपाउंड, ये भी स्टेबल कंपाउंड। मैंने रिएक्शन देखी भी नहीं है, गलत भी हो सकता हूँ। एक आपको बता रहा हूँ, ये BaN2 ये N3 है तो N2 में तो कन्वर्ट हो ही सकता है। ओके, देन ये बाकी जो बचेगा Ba ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। ये N2 मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, यहाँ पे मैंने बता दिया NH3 प्लस, क्या बता दिया यहाँ पे, वाटर H2O प्लस CrO3, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे -2 -6 +6 स्टेबल नहीं होती। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो ओके, लेस स्टेबल होती है। तो और एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ये ऑक्सीडेशन फिर से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल फिर से रिएक्शन में जाएगा, ये हाइड्रोजन लेगा। वैसे ये भी स्टेबल है, लेकिन हीटिंग वगैरह कर दो तो ये भी पॉसिबल है। देन नाइट्रोजन का ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का कन्वर्जन H2O में, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो भी स्टेबल है। अमोनिया भी स्टेबल है लेकिन ये भी स्टेबल है, ठीक है। यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की, राइट। तो स्टडी ऐसे करो, देखो तो क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो। ओके, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई कि नहीं, -2 -6 +6 +3, यहाँ पे कितनी थी, +6 थी, +3 हो गई। ओके, तो बेसिकली क्या है ना, चीज़ों को समझो। मैं मतलब हमें जब केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना, तो हम ये हायर क्लासेस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री MSc में, मतलब स्पेशलाइजेशन में, वैसे तो मैं पढ़ा नहीं हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन जो वहाँ पे जो मैंने बुक रेफर किए थे, वहाँ पे उन्होंने हर बार ड्राइविंग फोर्स की बात की है। ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, ये यहाँ पे क्यों नहीं रुका, CrO3 यहाँ पे क्यों नहीं रुका, ऑक्सीडेशन स्टेट उसका ड्राइविंग फोर्स है, ये स्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो ड्राइविंग फोर्स को ढूंढो, इनबैलेंसिंग कहाँ पे उसको ढूंढो, इनबैलेंसिंग फाइंड आउट करोगे तो सारी चीजें आपको निकल के आएगी कि यहाँ पे स्टेबल होगा कि नहीं होगा। ओके, प्रॉपर्टी वगैरह तो बाद में देख लेंगे, आज के लिए तो रुक जाएंगे। लेकिन मुझे ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं। मुझे मुश्किल रिएक्शन यही दिखी जो अभी तक लिया है, बाकी तो इजी था। यस, कोई डाउट है क्या, कौशल कमाई कौन है, डाउट है।
नहीं है? नहीं सर। चलो चलो फिर आज के लिए रुकते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो कल 9 बजे लेक्चर होगा, कल सुबह 9 बजे।